मॉर्निंग एवरीवन। जो ज्वाइन करता जा रहा है जय हनुमान जी कर दो, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस लिखो, सबको स्क्रीन और मेरी वॉइस अगर अच्छे से आ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सुनो भाई सब लोग ध्यान से। उस दिन हम टॉपिक कर रहे थे लिमिट एज अ सम, ठीक है। तो लिमिट एज अ सम में आपको ये बताया था कि एक इंटीग्रल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक इंटीग्रल है मेरे पास, ठीक है। इस इंटीग्रल को हम कैसे लिख, हमने इसको सम ऑफ रेक्टेंगल्स में लिखा था। तो वो क्या था, h टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ r 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। ध्यान से समझना, अब इसके क्वेश्चंस करने हैं तो ये आपको टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। वेयर h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एन, ठीक है। और n यहाँ पे किसको टेंड कर रहा था, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, तो h आपका 0 टेंड कर रहा था, लिमिट h टेंड। इसी को इस लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब h की जगह पे क्या लिखेंगे, b माइनस ए बाय एन समेशन ऑफ r 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ a प्लस r टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाय एन, ऐसा लिख देंगे इसको, ठीक है। लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, h की जगह पे हमने लिख दिया b माइनस ए बाय एन r 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ a प्लस r टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाय एन। ये लिखने से क्या हो रहा था कि जो आपका समेशन था, जो रेक्टेंगल्स थे वो इनफाइनाइट हो जा रहे थे, उनकी विड्थ 0 हो जा रही थी और उसके एरिया का जो सम था वो इंटीग्रल के एरिया के बराबर हो जा रहा था। एक मिनट। ठीक है, तो ये आपको बताया था लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी b माइनस ए बाय एन r 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ a प्लस r टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाय एन। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है क्योंकि सीबीएसई में इस रिजल्ट का भी यूज होता है। सीबीएसई में वो ऐसा भी कहता है कि भाई इस इंटीग्रल को a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स को लिमिट एज अ सम से सॉल्व करो। तो आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना होता है, उसको क्या करना होता है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको लिमिट से सॉल्व करना पड़ता है। तो वो सीबीएसई में उसके भी एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, a को 0 पुट कर देंगे और b को 1 पुट कर देंगे। तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, पुट करो इसमें, देखो ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। b माइनस ए बाय एन कितना बन जाएगा, 1 बाय एन, समेशन आ जाएगा r 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ r बाय एन, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि a हमने 0 पुट कर दिया और b हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, अब जो भी आपको दो तरीके के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा कि इंटीग्रल को लिमिट में लेके जाओ और उसको सॉल्व करो, दूसरा बनेगा लिमिट को इंटीग्रल में लेके जाओ और उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये वाला तो जेई में पूछेगा, जेई मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सीबीएसई में नहीं आते, और सीबीएसई में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भाई इंटीग्रल अगर हमें सॉल्व करना आता होगा, ये कोई बच्चा है जो दूसरी मीटिंग बनाया जा रहा है, रुचित और ठीक है। तो जेई मेंस इस वाले टाइप को पूछेगा और सीबीएसई इस वाले टाइप को पूछेगा, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई में क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई इस इंटीग्रल को लिमिटेड सम से सॉल्व करो, तो आपको लिमिटेड सम वाला फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जेई में वो ऐसा बोलेगा नहीं ना, क्योंकि इंटीग्रल अगर लिमिट्स के साथ आपको दे देगा तो आप बहुत डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे उसको, आपको लिमिटेड सम में जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। अब जो क्वेश्चंस जेई के, पहले पहले जेई वाले देखते हैं। तो जेई के जो प्रॉब्लम टाइप्स हैं उसमें आपको क्या करना है, आपको एक लिमिट देगा जिसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा होगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। इस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी को आपको इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, तो लिमिट को हमें कन्वर्ट करना है इंटीग्रल में। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, इसको लिख लेते हैं, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो लिमिट की होंगी उनको इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपका जो समेशन होगा, लिमिट में वो समेशन देगा, उसको आप कन्वर्ट करोगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन f ऑफ r बाय n। ठीक है, और उसकी जो भी लिमिट होगी, मान लेते हैं r लोअर लिमिट है, l लोअर लिमिट है, और u जो है वो हमारी अपर लिमिट है। ठीक है, आपको एक समेशन देगा, उस समेशन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कौन सी फॉर्म में? 1/n समेशन f ऑफ r बाय n, r इक्वल टू l टू u, वेयर l इज द लोअर लिमिट, u इज द अपर लिमिट। ठीक है, अब हमें ये समझ आ रहा है कि हमें एक एरिया निकालना है a टू b में, और उस एरिया को क्या कर रखा है, उसको 1/n, मतलब उसको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर रखा है। तो इस जो रेक्टेंगल्स का सम है, इन रेक्टेंगल्स के सम को हमें किस में लेके जाना है? एरिया में लेके जाना है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अब जो 1/n होगा वो क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो, 1/n आपका क्या है? b माइनस ए बाय एन आपकी विड्थ थी, याद है? और आपने b को 1 पुट किया था, a को 0 पुट किया था, तो 1/n जो है वो आपका ये छोटी सी विड्थ है। जो 1/n है वो ये छोटी सी विड्थ है, तो इसीलिए जो 1/n है उसको हम बोलते हैं dx। तो 1/n हमारा जो होगा वो dx के बराबर होगा। तो कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए इस समेशन को इंटीग्रल में रिप्लेस 1/n/dx। देखो ये सब लॉजिकल है, तो ध्यान से समझना। 1/n को किससे रिप्लेस करेंगे? dx से, क्योंकि 1/n आपका क्या होगा? बहुत छोटी सी विड्थ होगी, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो वो क्या होगा? बहुत स्मॉल एलिमेंट होगा dx, जो वेरिएबल है हमारा। ठीक है, अच्छा, अब r/n क्या होगा? r/n अगर आपको याद आ रहा हो, जैसे हमने क्या किया था, a को 0 पुट किया था, तो मान लो यहाँ पे 0 आ गया, और b को 1 पुट किया था तो यहाँ पे 1 आ गया। तो अब 1/n आपकी छोटी छोटी विड्थ है। ठीक है, तो ये 1/n हो गया, ये 2/n हो जाएगा, ये 3/n हो जाएगा, ये 4/n हो जाएगा। जैसे जैसे आप विड्थ ऐड करते रहोगे तो ऐड होती रहेंगी, तो ये 5/n हो जाएगा। ऐसे करते करते तो जो आपका r/n है वो क्या कर रहा है? आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? x की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में r/n आपका x वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? आप ऐसे सोचो कि आपके पास ये जो r/n है, 1/n आपकी विड्थ थी, तो 1/n तो ये लेंथ हो गई, 2/n कौन सी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी, 3/n ये लेंथ हो जाएगी, 4/n ये, 5/n, 6/n, 7/n ये लेंथ आपकी बढ़ती जा रही है। तो r/n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आपको समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो 1/n को किससे रिप्लेस कर देना है? dx से। r/n को किससे रिप्लेस कर देना है? x से। जो सिग्मा है उसको रिप्लेस कर देना है इंटीग्रल से। अब आएगा कि भाई लोअर लिमिट, इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट किससे डिसाइड होगी? सिग्मा की लोअर लिमिट और अपर लिमिट से। ठीक है, तो हम ये बोल देते हैं कि भाई इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसकी लोअर लिमिट l थी और इसकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट सॉरी, u थी, है ना? ऐसे था, तो इसकी अपर लिमिट हमारे पास u थी। तो जो a आएगा वो किसके बराबर आएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी l/n के बराबर आएगा, क्योंकि a आपकी किसकी वैल्यू होंगी? a आपकी x की वैल्यू होंगी। ये r की वैल्यू है, इधर x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या है? r/n है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे r जो है उसको n से डिवाइड करके उस पर लिमिट लेके आपको लोअर लिमिट मिलेगा। जो b है वो कैसे मिलेगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो अपर लिमिट है आपकी, अपर लिमिट क्या है? u डिवाइडेड बाय n। b किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है, तो r की वैल्यू से x कैसे मिलेगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r/n से। ठीक है, ये कर देना है, बस आपका इंटीग्रल फिर बन जाएगा। तो आपका क्या होगा फाइनली? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन f ऑफ r/n जो होगा, एक और लिख लेते हैं, f को तो f से ही रिप्लेस करना है, कोई दिक्कत है नहीं। r l टू u जो होगा आपका, वो क्या बन जाएगा? आप देखो, इस समेशन की जगह क्या लगा दिया है? इंटीग्रल। 1/n की जगह क्या लगा दिया? dx। ठीक है, f की जगह f ही आएगा, r/n की जगह क्या लिख दिया? x। l से क्या बनेगा? a, u से क्या बनेगा? b। तो ये आपका इंटीग्रल बन जाएगा, और आप उस लिमिट को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया।
जो क्या कर रहा है, लिमिट एज अ सम को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, इंटीग्रल में। अब इसका इसके प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। दोनों टाइप के करेंगे, मतलब इधर से इधर भी कन्वर्जन करेंगे, लिमिट से इंटीग्रल पे भी कन्वर्जन करेंगे, इंटीग्रल से लिमिट पे भी कन्वर्जन करेंगे। ये दोनों टाइप के प्रॉब्लम करेंगे। तो 41 प्रॉब्लम हो गए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में हमारे, तो 42 प्रॉब्लम है ये। ठीक है, देखना है अब, एक बार देखना है, एक बार एग्जांपल करते हैं तो आपको जल्दी समझ आएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n² प्लस 4/n² प्लस सो ऑन टू n-1 डिवाइडेड बाय n²। ठीक है, ये इंटीग्रल है, सॉरी ये लिमिट है, मेरे को सॉल्व करनी है। तो लिमिट एज अ सम है, तो इसको मेरे को सॉल्व करना है। ये आप बिना इंटीग्रल की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना इंटीग्रल की हेल्प से नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली इसी तरीके से होंगे। अच्छा, इसको अगर आप मान लो अभी आपको लिमिट एज अ सम नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, एलसीएम एन स्क्वायर आ रहा है, बड़ा ही आसान हो गया आपके लिए। तो आप क्या करते हैं, n-1 इंटू n/2 टाइम्स ऑफ n² लिख देते हैं, क्योंकि 1 + 2 + 3 सो ऑन टू n-1 का सम आपको पता है। ठीक है, अब एक n इसके साथ क्लब कर देते हैं, एक n इसके साथ क्लब कर देते हैं, क्या लिखते हैं, 1/2 इंटू 1-1/n इंटू n/n। ठीक है, अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 - 0, ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, हाफ। तो अगर आप इसको इंटीग्रल से सॉल्व करोगे तब भी आपके पास आंसर हाफ आना चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखना ध्यान से, जब भी आपको इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो बैक ऑफ द माइंड ये आना चाहिए कि भाई 1/n समेशन f ऑफ r/n बनाना है, 1/n समेशन f ऑफ r/n बनाना है। तो मैंने यहाँ से 1/n कॉमन लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया फिर, 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस ऐसे करते करते n-1/n। ठीक है, ये टर्म बच गई मेरे पास। अब ये आपका 1/n हो गया, ये आपका r/n हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ r/n। r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके n-1 तक वेरी कर रहा है। तो 1/n r1 टू n-1 समेशन r/n लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे, 1/n की जगह क्या आ जाएगा, समेशन की जगह इंटीग्रल, 1/n की जगह dx, r/n है ना, तो फंक्शन तो आपका कुछ है ही नहीं इसके साथ, बस r/n ही तो है। तो r/n क्या हो जाएगा, r/n की जगह x लिख दो। अब मान लो r/n का होल स्क्वायर होता तो x² लिख देते हैं, साइन ऑफ r/n होता तो sin x लिख देते हैं। समझ रहे हो, ये बस ऐसे लिखना है। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट कैसे आएगी, जो इसकी लोअर लिमिट है उसको n से डिवाइड करना है, क्योंकि x चाहिए मुझे, यहाँ पे r दिया हुआ है। तो r डिवाइडेड बाय n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट डिसाइड करेगा 0, n-1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1-1/n। तो 1 - 0, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। किसी का माइक ओपन है बेटा, तो 0 to 1 x का इंटीग्रल कितना आ जाएगा हमारे पास, x²/2 0 से 1, आंसर आ जाएगा 1/2। देखो भाई, सबको समझ आया है, नहीं समझ आया, ऑल क्लियर कर दो, इमोजी बना दो, जिसको भी ये बात समझ आ गई है। जिसको नहीं समझ आई है फिर मेरे को दोबारा बताना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे ही, फिर आपको करने को दूंगा। तो ये हो गया 42 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 43 देखो, इधर ध्यान दो आप सब लोग। देखो अब हमारे पास क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 प्लस 1/2n+3 प्लस सो ऑन टू 1/6n। तो ये इंटीग्रल है मेरे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2n+1 1/2n+2 1/2n+3 सो ऑन टू 1/6n। इसको मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या है कि वही, अब इस इंटीग्रल को हमें कन्वर्ट करना है। अब ये उससे नहीं होगा, क्या कहते हैं आपके लिमिट वाले तरीके से जो आप डायरेक्टली ऐड करके करते थे ना, उससे नहीं होगा। अब इसको अगर आपको करना है तो आपको इसको फिर वो सैंडविच थ्योरम लगाना पड़ेगा।
सैंडविच थ्योरम क्या होता था, उससे एक छोटा फंक्शन लिखते थे, उससे एक बड़ा फंक्शन लिखते थे, दोनों तरफ से हम उसको फिर लिमिट लेके एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर करते थे। तो ये उस तरीके से सॉल्व होगा अगर आप इसको लिमिट से सॉल्व करना चाहते हो। अभी हम इसको इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, 1/n समेशन एफ ऑफ आर बाय एन बनाना है हमें। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सबसे पहले तो 1/n ही कॉमन निकाल लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो हमारा 6n है, एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे ना, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा। 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 प्लस 1/2n+3, ऐसे करते करते 1/2n+4n लिख दिया इसको, समझ गए मेरे को? क्योंकि हर टर्म में 2n+1 2n+2 2n+3 ऐसे आ रहा है, इसलिए 6n को मैंने क्या लिख दिया, 2n+4n। इससे आपको ना ये पता चलता है जब आप ऐसे ब्रेक करते हो कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस टर्म में, इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4n है। इस अगर पूरी सीरीज को अगर आप देखोगे 1 2 3 करते करते कहां तक जा रहा है, 4n तक जा रहा है ना, तो टोटल टर्म्स इसमें 4n है हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या होगा, अब 1/n कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/n कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 1+2+1/n लिख दूं मैं इसको। देखो यहाँ से 1/n कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 2+1/n, 1/2+2/n, 1/2+3/n। यहाँ से जब आप 1/n कॉमन निकालोगे 2+4n/n, ये सम आ जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ 1/2 प्लस r/n। अब देखो r/n से समझ आ रहा है, r को 1 गिरोगे ये आले पहली टर्म आ जाएगी, 2 गिरोगे सेकंड टर्म, 3 आ जाएगी थर्ड टर्म, 4n डालोगे तो लास्ट टर्म। तो r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेके 4n तक। ठीक है जी, अब क्या करना है, इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो इंटीग्रल समेशन की जगह इंटीग्रल लगा दिया। ठीक है, 1/n की जगह क्या लिख दिया, dx लिख दिया। अब r/n की जगह x लिखना है तो 2+x आ गया। लिमिट कैसे डिसाइड करनी है, 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। 4n/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, ये 0 to 4 आ जाएगा। बस अब ये सॉल्व हो गया। क्या बन जाएगा, ln ऑफ मॉड x+2 0 से 4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ln 6 माइनस ln 2। लिमिट डालोगे जब आप तो डिवाइड करोगे तो ln 3 इसका आंसर आ जाएगा। देखो भाई अब समझ आया नहीं समझ आया, ऑल क्लियर कर दो अगर समझ आ गया है तो सबको, किस तरीके से किया इस प्रॉब्लम को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया। अब एक खुद से करो, प्रॉब्लम 43 हो गया, अब प्रॉब्लम 44 करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r0 to n-1 1/√n² - इजी सा प्रॉब्लम दिया है, करो एक बार खुद से, जल्दी से इसका आंसर लिखो चैट बॉक्स में। इसको सॉल्व करो बेटा और आंसर लिखो इसका।
जिसने लेट ज्वाइन किया था बेटा, वो जब रिकॉर्ड लेक्चर आ जाएगा ना यहाँ पे ऊपर वाली में टैब में डाल दूंगा, उसको आप स्टार्टिंग से देख लेना। पाई बाय 2। हाँ, पाई बाय 2 इज द राइट आंसर। नहीं सागर आपका सही नहीं है। एन तो आएगा नहीं ना, लिमिट लगेगी ना बेटा उसमें, तो एन कैसे आ जाएगा। हाँ, साहिल, तन्मय, शैली, वैभव, जय, कृपेश्वर, इन सबके सही आंसर हैं। बाकी लोग का नहीं आया पाई बाय 2। नवनीत का भी आ गया, दीपक का भी आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिस जिसका भी पाई बाय 2 आ गया सब लिख दो भाई। चलो देखो, तो इस इंटीग्रल देखो, अब आपको ये बताया गया है, इस समेशन वाले समेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले 1/n समेशन एफ ऑफ आर बाय एन बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो 1/n बाहर एन स्केयर बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। समेशन r0 to n - 1 1/√(1 - r/n) का होल स्केयर बन जाएगा। समझ आ गया कैसे लिखा है। n बाहर लेके जाऊंगा तो अंडर रूट से एन स्केयर बाहर लोगे तो 1/n बाहर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, r0 to n - 1 1/√(1 - r/n) का होल स्केयर। अब आपको बता रखा है इस समेशन की जगह इंटीग्रल आएगा, 1/n की जगह क्या आएगा, dx आएगा। अंडर रूट ऑफ 1 - r/n की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लिमिट कैसे डिसाइड करनी है, 0/n, इसकी लोअर लिमिट को n से डिवाइड करो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख दो। एग्जैक्ट 0 बाय कुछ भी लगाते रहो, वो 0 ही आएगा। n - 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 - 1/n बनेगा तो ये 1 बनेगा, तो ये 0 से 1 बन गया। तो ये इंटीग्रल आपको पता है किसके बराबर आता है, साइन इनवर्स x। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, 0 से 1, तो साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, साइन इनवर्स 0 इज 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी प्रॉब्लम था ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम 45। अब देखते हैं ये कौन बताता है। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, हमारे पास है √n/3 + 4 √n का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √n/√2 टाइम्स ऑफ 3√2 + 4 √n का होल स्क्वायर, प्लस √n टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ 3√3 + 4 √n का होल स्क्वायर, प्लस सो ऑन टू 1/49n। ठीक है, अब ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसको भी आपको वही करना है, 1/n समेशन ऑफ r बाय n करना है। 1/n समेशन ऑफ r बाय n करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। करो, ट्राई करो सब लोग। बेटा कोशिश करो आप टाइम पे ज्वाइन करें। अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे ना, आप जैसे अभी मान लो किसी ने अभी ज्वाइन किया है, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा।
आया किसी का आंसर? चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। हाँ, 1/14 इज द राइट आंसर। हाँ, 1/14 इज द राइट आंसर बेटा। और देखो किसी का आया 1/14। आगे नहीं कैसे किया आपने, बताओ मुझे माइक ऑन करके। फिर उसको पहले ही समेशन में लिख दिया, √10/√r इंटू 3√r प्लस 4√n का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर उसमें अंडर रूट में n/r को कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व कर दिया, तो आपका सिंपलीफाई इंटीग्रल कर। क्या बना? इंटीग्रल बताओ क्या बना। फिर एक सेकेंड, तो इंटीग्रल बना था हमारा 2/3 इंटीग्रल dt/t²। थोड़ा सा हाँ आगे ठीक सॉल्व है, किया था। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो अब इसने क्या किया, देखो बाकी लोग सब लोग इधर ध्यान दो। हमें इसको क्या करना है, 1/n(f(r)n) बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी कोई भी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। तो वो जनरल टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो न्यूमरेटर में तो सब में √n आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखोगे तो यहाँ पे √1 लिख लेते हैं, ये √2 हो गया, ये √3 हो गया, तो ये √r हो गया टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 3√1, 3√2, 3√3, तो 3√r हो गया ये। फिर 4√n, 4√n आ रहा है, तो ठीक है 4√n हो गया, उसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये टर्म है। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 1 से स्टार्ट हो रही है। अब लास्ट टर्म देखनी पड़ेगी, लास्ट टर्म ना n आएगी। कैसे? देखो रूट r की जगह n रखो, तो √n कैंसिल हो गया। 3√n प्लस 4√n कितना होगा, 7√n। 7√n का होल स्क्वायर कितना होगा, 49n। तो r आपका 1 से n जा रहा है, तो आपको समेशन इतना लिखना आना चाहिए। ये आपने सीक्वेंस सीरीज में भी सीखा हुआ है कि आर टर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये था। अब हमें बैक ऑफ द माइंड पता है कि मेरे को 1/n समेशन ऑफ f(r)n में इसको कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में 1/n चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n r1 to n। तो n से डिवाइड किया है यहाँ न्यूमरेटर को, ठीक है। तो n से मल्टीप्लाई भी करोगे, आप समझ, आप ऐसे सोचो कि n यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया है, तो इधर n लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख दूं मैं इसको, 1/√r √n, ये वाला √n तो नीचे ही गया है, ठीक है। और n न्यूमरेटर में लिख देते हैं, चलो ऐसा करते हैं। ये वाला जो n है, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो इसीलिए न्यूमरेटर में भी कर दिया। एक काम करते हैं, यहां से √n कॉमन निकालते हैं, तो ये n बाहर जाएगा, क्या बचेगा, 4 + 3√r/n का होल स्क्वायर। किसी का माइक ऑन है बेटा? तो ये n से डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई किया, √r/n कर दिया इसको,
ये रूट आर है, इसको रूट एन कैसे किया, ये वाले रूट एन को नीचे ले आया, इस एन से डिवाइड किया, इस एन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से रूट एन बाहर लिया तो ये टर्म आ जाएगी। अब ये वाला एन से ये वाला एन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा, अब आपको समीशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो इंटीग्रल आ गया, ठीक है। 1/n की जगह क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, r/n की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो 1 प्लस ये आ जाएगा रूट एक्स, 4 प्लस 3 रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। साथ में क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ गया, 4 प्लस 3 रूट एक्स का होल स्क्वायर आ गया, 1/n की जगह क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। लिमिट क्या आ जाएगी, r1/n 0, 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1, बस ये टर्म बन गई अपनी, ठीक है। अब आप क्या करो, अब सॉल्व करना है आपको, तो 4 प्लस रूट 3x को t मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब इंटीग्रल सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 पर x0 पर t की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, x0 गिरने पर t की वैल्यू 4 है, x को 1 गिरने पर t की वैल्यू कितनी है 7, dx बाय रूट x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 dt, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टी स्केयर, तो वैल्यू आ जाएगी 2/3 टाइम्स ऑफ टी की पावर -1/-1 4 to 7, ठीक है। तो बन गया -2/3 1/t, तो 1/7 -1/4, ठीक है, तो बन जाएगा -2/3 इंटू 4 - 7 इज -3/28, तो आंसर आ जाएगा 1/14। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया, ठीक है। देख लो आप सबको समझ आ गया हो, कुछ नहीं है इन प्रॉब्लम में, सबसे पहले बस वही समेशन वाली टर्म बनानी है 1/n f of r/n, वो बन गया तो आपका मतलब फिर तो इंटीग्रल सॉल्व हो ही जाएगा। ऑल क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में लिख दो ऑल क्लियर, फिर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, फिर एक प्रॉब्लम आपको दूंगा करने को। प्रॉब्लम 46, देखो इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अच्छा प्रॉब्लम है, काफी बार आ चुका है एग्जाम्स में, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n 1/n। सुनो आप ध्यान से बेटा, n फैक्टोरियल n रेज़ टू द पावर n होल पावर 1/n, ठीक है, ये सॉल्व करना है हमें। देखो कभी भी पावर में 1/n आ जाएगा ना, तो आपको एक बहुत अच्छा हिंट मिल जाएगा कि भाई मुझे तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1/n किसमें चाहिए, 1/n मेरे को टर्म में चाहिए ना, 1/n f of r/n वाला समेशन चाहिए ना, 1/n पावर में तो चाहिए नहीं, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा हिंट मिल जाएगा कि भाई जो 1/n है वो मेरे को मतलब बेस में चाहिए, मेरे को पावर में नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। दूसरा एक जो हिंट मिलता है, जो आपकी टर्म है, जो बेस में टर्म है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, जो बेस की टर्म है वो यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर आप उसका लॉग लेंगे तो वो जो मल्टीप्लीकेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेते हैं इसको मैंने y मान लिया इस टर्म को, अब मैंने दोनों तरफ ln ले लिया, तो ln y किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n टाइम्स ऑफ ln ऑफ n फैक्टोरियल बाय n की पावर n। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का लॉग ले रहे हैं और उसके ऊपर फिर लिमिट लगा रहे हैं, एक तरीके से आप इसको ऐसे सोच सकते हो। तो अब ये टर्म क्या हो गई, ln y इज इक्वल टू, पता चल गया होगा 1/n आगे आ जाता है ना लॉग लेने पर, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये टर्म बन जाएगी 1/n, ठीक है, तो यहाँ पे 1/n आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन टू n, तो ln ऑफ 1/n प्लस ln ऑफ 2/n, समझ आ गया, इसको ऐसे लिख दिया n इंटू n माइनस 1, या 1 से स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन टू n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n सो ऑन टू n, ठीक है। तो 1/n ln ऑफ 1/n प्लस ln ऑफ 2/n प्लस ln ऑफ 3/n, ऐसे करते करते हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ n/n, ये टर्म आ गई। n फैक्टोरियल को मैंने क्या लिख दिया, 1/n ln n फैक्टोरियल को क्या लिख दिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन टू n, और n की पावर n को लिख दिया n n टाइम्स,
प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर इन सबको अलग कर दिया, तो ln ऑफ 1/n प्लस ln ऑफ 2/n प्लस ln ऑफ 3/n सो ऑन टू ln ऑफ n/n। अब इसको हम समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे इसको लिख सकते हैं? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ ln ऑफ r बाय n। r कहां से कहां वेरी करेगा? 1 से लेकर n तक। अब ये कन्वर्ट हो गया, तो अब इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे। समेशन की जगह इंटीग्रल, r बाय n की जगह x, 1/n की जगह dx, r बाय n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, 0 से 1। ln x का इंटीग्रल आपको याद करने को बोला हुआ है, x ln x माइनस x होता है, ठीक है, 0 से 1। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी ln y इज इक्वल टू 1 ln 1 माइनस 1 माइनस 0 ln 0 माइनस 0। अच्छा, अब 0 ln 0 जो है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कई बार इस टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जैसे ln y को अगर आप देखोगे, ln 1 तो 0 है, तो ये 0 माइनस 1 हो गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टर्म है ना 0 ln 0, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस टाइप की अगर कोई भी फॉर्म या टर्म आ जाती है आपके इंटीग्रल में या कहीं पर भी मैथ्स में आ जाती है, तो उसकी लिमिट निकाल के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों लिमिट निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा? क्योंकि ये ऐसा हुआ ना, ये x ln x हो गया, और आपको इस पे क्या लेना है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लेना है, तो 0 प्लस ही डिफाइंड होगा इसमें, तो आपको ये 0 प्लस ही लेना पड़ेगा। क्योंकि ये वैसे भी देखने में समझ आ रहा है 0 to 1 जा रहा है, तो 0 प्लस से 1 की डायरेक्शन में जाएगा। तो 0 प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि log इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0 ओनली। तो अब ये फॉर्म है ना 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको डायरेक्ट नहीं लिख देना है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आती है, अगर याद कर सकते हो वेल एंड गुड, बाकी आपको लिमिट से सॉल्व करना आता ही है। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln x डिवाइडेड बाय 1/x। अब मैंने क्या किया, इसको कौन सी फॉर्म बना लिया? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना लिया। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x के, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस x। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -0 विच इज 0। तो जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म वगैरह कहीं पर भी आ जाती है और आपको लिमिट निकालनी पड़ रही है या अपर लिमिट या लोअर लिमिट डाल के उसकी वैल्यू निकालनी पड़ रही है, तो उसमें आपको लिमिट का यूज करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है 0 ln 0 को डायरेक्ट 0 लिख दिया, वो तो लकीली 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए हम इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? ln y आ गया -1 के बराबर। तो आपका जो y होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? e रेशो टू पावर -1 विच इज 1/e। तो ये जो लिमिट थी, इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1/e। समझ आ गया होगा आप लोग को। ये जो हमने सॉल्व किया, इसको क्या किया था? लॉग ले लिया पहले, लॉग लेके समेशन बना लिया, इंटीग्रल सॉल्व कर लिया, फाइनली आंसर आ गया ln y इक्वल टू -1, बट हमें तो y निकालना था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/e। सबको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ऑल क्लियर कर दो इसमें जिसको ये समझ आ गया है। ठीक है, कुछ डाउट है तो बताओ मुझे अभी तक। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आप खुद से करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जेई का प्रॉब्लम है जो मैं दे रहा हूँ। प्रॉब्लम 47, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 raised to the power 2, 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 2, so on to n raised to the power 2, ठीक है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन टू n क्यूब, ठीक है। ऐसे डिवाइड आ रहा है इसमें, डिवाइडेड बाय 1 raised to the power 6, 2 raised to the power 6, 3 raised to the power 6, so on to n raised to the power 6, ठीक है। करो, जेई का प्रॉब्लम है और सिंपल सा प्रॉब्लम है, हो जाना चाहिए सब लोगों से। आंसर बताओ इसका जल्दी से चैट बॉक्स में।
नहीं, 0 नहीं आएगा आयुष इसका आंसर। किसी का भी नहीं आया अभी तक आंसर? सेवन बाय 12 आएगा, हाँ शैली ने सही लिखा है। हाँ 7/12 आएगा इसका आंसर। और देखो किस किस का आ गया, हर्ष का आ गया है। ठीक है चलो देखो मैं बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, इसमें तीन ऐसे समेशन है, ठीक है। तो तीनों समेशन को हम क्या कर सकते हैं, 1/n एफ ऑफ आर बाय एन बना सकते हैं, और तीन इंटीग्रल बन जाएंगे। बस सिंपल सा ये कहानी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको क्या करो, 1/n बनाना है आपको, तो n स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको लिखा 1/n, 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर। देखो इधर देखो ध्यान से, 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, प्लस सो ऑन टू n स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो बेसिकली आपने फर्स्ट टर्म को किससे डिवाइड किया है, n क्यूब से डिवाइड किया है। नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, 1/n टाइम्स ऑफ 1 क्यूब बाय n क्यूब, 2 क्यूब बाय n क्यूब, प्लस सो ऑन टू n क्यूब डिवाइडेड बाय n क्यूब। अब ये जो सेकेंड टर्म थी आपकी, इसको आपने डिवाइड कर दिया n क्यूब से, इसको आपने डिवाइड कर दिया n4 से, 1/n अलग कर दिया, बाकी n क्यूब इस टर्म के साथ क्लब कर दिया। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, n7 से। तो 1/n की पावर 6, 2/n की पावर 6, 3/n की पावर 6, करते करते n/n की पावर 6। ठीक है, तो इसको आपने किससे डिवाइड कर दिया, n की पावर 7 से। तो आपने न्यूमरेटर को डिवाइड किया हुआ है n की पावर 7 से, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया हुआ है n की पावर 7 से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो इंटीग्रल आएगा ये अब क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 1/n से लेके n/n तक, तो 0 से 1, इंटू ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट आ जाएगी 0 से 1। ये वाला इंटीग्रल, ये जो डिनोमिनेटर वाला है, ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 to 1 x⁻⁶ dx। बीच में एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, समेशन वाला वो मैंने नहीं लिखा है। x³ बाय 3 1/3, x4/4 1/4, x7/7, लिमिट भी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे साथ में, तो आ जाएगा 1/7। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/12। सबको समझ आ गया, नहीं समझ आया, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। आप बेटा रागिनी शैली, आप किसी और चैट बॉक्स में लिखे जा रहे हो, ये चैट बॉक्स ऊपर वाला है जो आज की क्लास का है, उसमें लिखो। हाँ अभी ठीक लिख रहे हो। रागिनी तुमने भी कहीं और ही लिख दिया है, जो करंट चैट बॉक्स चल रहा है उसमें लिखो, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे ही किया तो बहुत बढ़िया। 7/12 आंसर आना चाहिए आप लोग का। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, ऑल क्लियर कर दो इसको, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं।
अब इस प्रॉब्लम को देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसा ही प्रॉब्लम है ये सेम, tan ऑफ पाई बाय 2n, tan ऑफ पाई बाय 2n इंटू tan ऑफ 2 पाई बाय 2n इंटू tan ऑफ 3 पाई बाय 2n, so on to tan of pi by 2 whole power 1 by n। इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ। शैली का वन आ गया। कैसे आया शैली, बताओ क्या किया आपने। इंटीग्रल क्या बना वो बताओ मुझे। मैं बोल रहा हूँ आपका इंटीग्रल क्या बना वो बताइए। वैभव का भी आ गया। बाकी लोगों को मेरी आवाज सुन रही है, स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। चलो सुनो देखो, चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से क्या करना था इसमें। क्योंकि पावर में 1/n है तो आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो इसको y मान लेते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रल नहीं, अभी लॉग लेंगे तो ln y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n ln ऑफ क्या टर्म आ जाएगी, tan ऑफ पाई बाय 2n। पहली ये टर्म आ जाएगी, क्योंकि आप लॉग लोगे तो ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। ln ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan ऑफ 2 पाई बाय 2n। ठीक है, फिर ln ऑफ tan ऑफ ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, 3 पाई बाय 2n। ऐसे करते करते लास्ट में आप क्या आ जाएगा, ln ऑफ tan ऑफ, क्योंकि पाई बाय 2 लिखा हुआ है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, n पाई बाय 2n हो जाएगा।
तो पाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं n पाई बाय 2n। तो ये हमारा बन गया समेशन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, ln y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n ln ऑफ tan ऑफ r बाय n बनाना है ना। तो देखो यहाँ पे कितना आया 1 बाय n, इस वाली टर्म में कितना आ गया 2 बाय n, इस वाली टर्म में कितना आ गया 3 बाय n। तो क्या लिखेंगे पाई बाय 2 r बाय n। r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, r पहले 1 से स्टार्ट हुआ और लास्ट में n बाय n तक गया। ठीक है, ये बन गया। अब इंटीग्रल बना लो इसको। तो ln y इज इक्वल टू समेशन की जगह इंटीग्रल ln ऑफ tan ऑफ r बाय n की जगह x लिखना है, पाई बाय 2 x, यहाँ पे 1 बाय n की जगह dx आ जाएगा 0 से 1। ठीक है, ये इंटीग्रल बन गया। तो ln y इज इक्वल टू 0 टू 1 ln ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 x dx। ये यहां तक किसका आ गया था, एक बार चैट बॉक्स में लिखोगे यहां तक आपका आ गया था। ठीक है, तो यहां तक आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ln y इज इक्वल टू, अब क्या करो आप इस पे किंग रूल लगा दो, 0 टू 1 ln ऑफ x की जगह पे क्या लिखोगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो वो बन जाएगा tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 एक्स, तो वो cot ऑफ पाई बाय 2 एक्स बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आगे आ जाएगा 2 ln y इज इक्वल टू 0 टू 1, एक बन गया ln ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 एक्स, एक बन गया ln ऑफ cot ऑफ पाई बाय 2 एक्स। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो tan ऑफ पाई बाय 2 एक्स इंटू कॉट ऑफ पाई बाय 2 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे 1, log 1 कितना होता है 0, तो 2 ln y आपके पास 0 का इंटीग्रल 0, तो ln y आपका 0 आ जाएगा, y कितना हो जाएगा e की पावर 0 विच इज 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। बस खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसका भी वहां तक आ गया था उसके बाद उसको किंग रूल लगाना था, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा और जो इससे थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है उस पर। अब समझना एक बार और अच्छे से। प्रॉब्लम 49, ये दोनों प्रॉब्लम अब जेई के हैं और ये 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं ये सेम प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी जो सबसे पहले कर रहे हैं वो है एमसीक्यू, वेयर ए बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू -1, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 रेज़ टू द पावर ए कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ए आपके पास क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो 1 रेज़ टू द पावर ए प्लस 2 रेज़ टू द पावर ए प्लस 3 रेज़ टू द पावर ए, इसी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। n-1 रेज़ टू द पावर ए प्लस n रेज़ टू द पावर ए, ये आ गया। इसके साथ डिवाइड में क्या है वो देखते हैं। तो डिवाइड में है हमारे पास n+1 रेज़ टू द पावर a-1। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ एक ब्रैकेट है उसमें लिखा हुआ है na+1 na+2 so on to na+n ब्रैकेट क्लोज, and this value is given as 1/60। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड a, और उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 5, 7, -15/2 और d -17/2। ठीक है, ट्राई करो इसको एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, वही लिमिटर सम ही बनाना है, 1 की पावर a, 2 की पावर a, 3 की पावर a, सो ऑन टू n की पावर a, n+1 की पावर a-1। ठीक है, इसको इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर बहुत बार प्रॉब्लम आ चुका है, इसी टाइप का प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी आया एक, इसलिए इसको करो ध्यान से, आंसर निकालो। मल्टी करेक्ट है, ठीक है, एक से ज्यादा आंसर है इसके।
बनी बात किसी की? इसमें ना ए में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, आप वहां तक भी मेरे को निकाल के बता सकते हो, चैट बॉक्स में लिख दो कि ये क्वाड्रेटिक बनी है। चलो देखो मैं बताता हूँ। चलो ध्यान दो इधर, दो सब, अब सब लोग इधर ध्यान दो। देखो हो क्या रहा है, शैली ने बनाई है क्वाड्रेटिक 2a² प्लस 3a माइनस 119। हाँ एकदम सही शैली, आपकी सही बनी है क्वाड्रेटिक। हाँ बस इसके बाद एक दो स्टेप में आंसर आ जाता है। ठीक है, बाकी लोग ध्यान दो इधर, देखो देखो शैली को समझ आ रहा है, बाकी लोग को हो सकता है कम समझ आ रहा हो। कुछ नहीं, इसको समेशन ही बनाना है हमें, वही इंटीग्रल 1/n(f(r)n) वाली फॉर्म में। तो अगर आप ऊपर देखो, न्यूमरेटर में n की पावर a बन रहा है और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, n+1 की पावर a-1 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, n की पावर a से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने लिखा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n की पावर a से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1/n की पावर a प्लस 2/n की पावर a प्लस 3/n की पावर a एंड सो ऑन टू, यहां तक आ जाएगा n/n की पावर a। तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को, n की पावर a से। ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूंगा। तो इधर मैं क्या करूंगा, ये वाली जो टर्म है इसके साथ n की पावर a-1 क्लब करूंगा। तो 1 प्लस 1/n की पावर a-1। ठीक है, इधर इसके साथ इंटीग्रल में आ जाएगा n की पावर, क्योंकि a से डिवाइड कर रहे हो आप, तो n की पावर a-1 तो यहाँ कर दिया। अब एक n जो है, एक a जो है वो इन सब के साथ क्लब करेंगे। दोबारा से सुनना, a की पावर n से, n की पावर a से, सॉरी, n की पावर a से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो n प्लस n की पावर a से जब आप डिवाइड करोगे तो n की पावर a-1 मैंने यहाँ क्लब कर दिया और एक n जो है वो मैंने यहाँ क्लब कर दिया। ठीक है, तो n की पावर a से न्यूमरेटर तो डिवाइड हो ही गया। यहाँ पे n की पावर a-1 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1/n की पावर a-1। अब एक n यहाँ बचेगा तो आ जाएगा a प्लस 1/n।
प्लस ए प्लस 2/n प्लस ए प्लस 3/n, ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास आ जाएगा a प्लस n/n, ठीक है। एंड दिस इज गिवन एज 1/60, दिस इज गिवन इक्वल टू 1/60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें समेशन बनाना है। देखो ये वाली वैल्यू तो आपकी 1 बन जाएगी, क्योंकि ये क्या बन रहा है 1 प्लस 1/infinity, ठीक है। तो 1 प्लस 1/infinity कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 की पावर a माइनस 1, ठीक है। तो 1 प्लस 0 की पावर a माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 की पावर a माइनस 1, तो ये वाली टर्म तो आपकी 1 को जा रही है, ठीक है जी। इसको 1/n से डिवाइड कर दो, इसको भी 1/n से डिवाइड कर दो, या 1/n से मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली एक ही बात है। 1/n से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1/n से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ऊपर एक समेशन बन गया। क्या समेशन बन गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ r बाय n की पावर a, r कहां से कहां तक जा रहा है 1 से लेकर n तक जा रहा है। नीचे वाले में क्या है 1/n समेशन ऑफ a प्लस r बाय n, और r कहां से कहां जा रहा है हमारे पास 1 से लेकर n तक जा रहा है, ठीक है। अब ये बन गया, ये इंटीग्रल क्या बन गया, ये 1/60 के बराबर दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं इसको। तो ये इंटीग्रल हमारे पास क्या बन गया x की पावर a dx, कहां से कहां तक 0 से 1 तक, ठीक है। ये बन गया, ये क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल बन जाएगा a प्लस एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगा 0, n/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना होगा 1, तो डिवाइडेड बाय 1/60। तो ये हमारे पास अब इंटीग्रल आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा x की पावर a प्लस 1/a+1 0 से 1, ठीक है, इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा x² 2 प्लस ax, लिमिट डाल दो 0 से 1 डिवाइडेड बाय 1/60। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/a+1, ठीक है, इंटू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 प्लस a+½ इज इक्वल टू 1/60। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/a+1 इंटू 1/2a+1, और ये 2 न्यूमरेटर में चल जाएगा 1/60, तो ये हमारे पास आ जाएगा a+1 इंटू 2a+1 इज इक्वल टू 120, ठीक है, ये बन गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसका आंसर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2a² प्लस 3a+1, तो -119 इक्वल टू 0, ठीक है। हर्ष ने भी ये बता दिया है, ठीक है, हाँ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 119 2 इंटू 119 का फैक्टर 7 होता है, 7 1 जा 7 और 4 9 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2a² प्लस 17a माइनस 14a माइनस 119 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 7 कॉमन आ जाएगा 2a प्लस 17 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ जाएंगी, या तो 7 आ जाएगा या a की वैल्यू -17/2 आ जाएगी, ठीक है। ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, तो इसके ऑप्शन 7 और -17/2 है, तो बी और डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी एंड डी आर दी आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। कोई कंफ्यूजन किसी को भी इस बात पे, ठीक है। अब और एक प्रॉब्लम देखते हैं, जो दूसरा भी जो जेई में आ रखा है उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम था 49, प्रॉब्लम 50 देखो, ठीक है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन है, बताओ मुझे। एक बार इसमें लिख दो चैट बॉक्स में अगर सब कुछ क्लियर है, तो ऑल क्लियर और या इमोजी बना दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट Sn इज इक्वल टू k1 to n अपॉन n स्केयर प्लस kn प्लस k स्केयर, ठीक है। ये Sn दिया हुआ है हमें,
इसमें r की जगह उसने k दे दिया बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे tn है हमारे पास k 0 to n minus 1 n अपॉन n स्केयर प्लस kn प्लस k स्केयर, सेम ही टर्म है। ठीक है, और ये कह रहा है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन टू जहां तक भी जा रहा है। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी मल्टी करेक्ट है, एमसीक्यू है। Sn is less than pi by 3 root 3, Sn is greater than pi by 3 root 3, Tn is less than pi by 3 root 3, Tn is greater than pi by 3 root 3। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में लिख लो, ट्राई करना और इसका आंसर मुझे भेजना, या माइक्रोसॉफ्ट टीम के चैट बॉक्स में आप भेज सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप इसको ट्राई कर लो, अच्छा प्रॉब्लम है। एक चीज जो ध्यान में रखनी है, एक तो ना इसकी लिमिट्स चेंज हो रही हैं, देखो ये 1 से n जा रहा है, ये 0 से n माइनस 1 जा रहा है, तो इसके कारण थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। दूसरा, इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं है, तो ये जो इंटीग्रल, ये इंटीग्रल से क्या होगा, इसका कुछ रिलेशन बनेगा। इंटीग्रल से छोटे वाले ये रेक्टेंगल्स बनेंगे एक्चुअली में, चलो हिंट बता देता हूँ। Sn जो बनेगा वो भी रेक्टेंगल्स बनेंगे, Tn जो बनेंगे वो भी रेक्टेंगल्स बनेंगे। एक इसमें छोटे वाले रेक्टेंगल्स बनेंगे, एक बड़े वाले रेक्टेंगल्स बनेंगे। छोटे वाले कहने का मतलब वो जो एरिया के नीचे बनते थे, और एक में क्या होगा, वो एरिया के ऊपर बनेंगे। तो आपको वही जज करना है कि कौन Sn वो रेक्टेंगल्स बन रहा है या Tn वो रेक्टेंगल बन रहा है। समझ गए? एक उस एरिया से ऊपर वाले रेक्टेंगल्स बनेंगे, एक उस एरिया से नीचे वाले रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो इसका जो भी आंसर आएगा आपको मुझे मैसेज करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट एज अ सम टॉपिक जो जेई मेंस के लिए। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो आपका सीबीएसई के लिए मैटर करेगा। ठीक है, और ये भी मतलब 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हल्के में नहीं लेना है इसको। ठीक है, देखो क्या प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका 50th प्रॉब्लम होमवर्क हो गया। ठीक है, 51 में है, आपको ये सॉल्व करना है a to b ex dx यूजिंग लिमिट एज अ सम, ऐसे लिख देगा वो। ये सीबीएसई का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है, देखो ये जेई में वो पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है, e की पावर b माइनस e की पावर a इसका आंसर आ जाएगा। तो जेई में ऐसा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है 4 या 6 मार्क्स का। अगर इजी होता है तो वो 4 मार्क्स में आ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है तो वो 6 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमने इस इंटीग्रल को आपको बताया था a to b f of x dx को क्या लिखा था, इसको लिखा था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी b माइनस a बाय n। वो फॉर्मूला याद रखना है, समेशन ऑफ f of a plus r times of b minus a by n where r varies from, अगर 0 ले रहे हो तो n minus 1 लेना पड़ेगा, 1 ले रहे हो तो n लेना पड़ेगा, जो आप लेना चाहते हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये टर्म बना दी। अब फंक्शन आपका क्या है, e की पावर x है, तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी b माइनस a बाय n, यहाँ पे लिख दिया r 0 टू n माइनस 1 e रेस टू द पावर, फंक्शन क्योंकि e है ना, तो e रेस टू द पावर a प्लस r टाइम्स ऑफ b माइनस a बाय n। अब बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आपको इसको लिमिट से सॉल्व करना है, तो हम इसको लिमिट से सॉल्व करेंगे। चलो अब देखते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो अपना आया था इसको लिख दिया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला याद है ना, उसके बाद तो लिमिट का क्वेश्चन बन गया भी है, तो इसको मैं लिख दिया b माइनस a बाय n। r को 0 लिखेंगे तो e की पावर a आ जाएगा, r को 0 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर a, r को 1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर a प्लस b माइनस a बाय n आ जाएगा। नेक्स्ट लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इसको एक काम करते हैं थोड़ा और इजी बनाने के लिए, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, e की पावर a प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाय एन है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं e की पावर a इंटू e की पावर r टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाय एन, क्योंकि पावर a की पावर x इंटू e की पावर y क्या होता है, e की पावर x प्लस y, तो e की पावर a तो आपका कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट हो गया ना वो तो। अब जो समेशन है वो r इंटू बी माइनस ए बाय एन के ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा e की पावर 0 पहले स्टेप में, e की पावर 1 इंटू बी माइनस ए बाय एन, नेक्स्ट आ जाएगा e की पावर 2 इंटू बी माइनस ए बाय एन, ऐसे करते करते लास्ट में आप जाओगे e की पावर n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए बाय एन।
ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो आपका आई अब किसके बराबर आ जाएगा? आई आपका आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ई की पावर ए इंटू बी माइनस ए बाय एन। अगर आप ध्यान से देखो ये जीपी बन रही है, जीपी बन गई ना, ई की 1 × ई की पावर मान लो x है प्लस ई की पावर 2x ई की पावर 3x ऑन टू ई की पावर n माइनस 1x। तो इसका सम कितना आएगा? a इंटू ई की पावर b माइनस ए बाय एन। आर की पावर n होता है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्योंकि 1 से लेके n माइनस 1 और एक ये टर्म है, -1 अपॉन ई की पावर b माइनस ए बाय एन -1। ये टर्म आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो अब क्या बन गया हमारा इंटीग्रल जो बनेगा वो बन जाएगा i इज इक्वल टू ई की पावर a, ये n से n कट गया, ये वाली टर्म तो बन गई ई की पावर b माइनस ए माइनस 1, ये अलग कर लेते हैं। अब बच गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जिसमें n आ रहा है b माइनस ए बाय एन अपॉन ई की पावर b माइनस ए बाय एन -1। अब यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, क्योंकि b और a फाइनाइट वैल्यूज हैं, तो ये वाली वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है, तो और ये वाली वैल्यू भी जीरो को टेंड कर रही है, तो ये वो बन गया ना। अगर आप ध्यान से देखो, ई की पावर t माइनस 1/t लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, तो ये पूरा लिमिट जो है ये 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ई की पावर b माइनस ई की पावर a, और ये आप प्रूव करना चाह रहे थे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया इसको लिमिट सम से कैसे करना है, मतलब इंटीग्रल को लिमिट कैसे बनाना है, ये आपके सीबीएसई में काम आएगा, और लिमिट को इंटीग्रल कैसे बनाना है वो जेई में काम आएगा। देखो भाई बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? ऑल क्लियर कर दो जिसको भी समझ आ गया है। ओके जी, आपको समझ आ गया? आप तो लेट आए हैं भाई, लेट मत आया करो, आपको फिर समझ कैसे आएगा? देखो मैं एक बार और बता रहा हूँ, शैली जी को समझ नहीं आया है। ए टू बी की पावर स्टार्टिंग एक्स से डी था एक्स को मैं। हमने, हाँ स्टार्टिंग से आ गया था तू? यस सर। ठीक है, ए टू बी ई एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल है उसको कैसे सॉल्व किया हमने। अब ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान में तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये पहले बता रखा है इस लेक्चर में, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी माइनस ए बाय एन आर जीरो टू एन माइनस वन का समेशन एफ ऑफ ए प्लस आर टाइम्स ऑफ बी माइनस ए बाय एन। अब फंक्शन क्या था? ई की पावर एक्स, तो उसमें ये फिट कर दिया, इस फंक्शन की जगह पे वो लिख दिया ई की पावर ए प्लस आर टाइम्स ऑफ बी माइनस ए बाय एन। तो ई की पावर ए प्लस समथिंग होगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर ए इंटू ई की पावर आर टाइम्स ऑफ बी माइनस ए बाय एन। फिर क्या हुआ? ई की पावर ए कांस्टेंट है समेशन के लिए, उसको बाहर ले गए। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी माइनस ए बाय एन, और इस समेशन को ओपन अप कर दिया, तो बन गया ई की पावर 0 ई की पावर 1 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए बाय एन, ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए बाय एन, ई की पावर एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए बाय एन। अब ये जीपी का सम बन गया, तो जीपी का सम लगा दिया, तो इसमें लास्ट में जाके क्या बन गया? जीपी का सम कैसे लगाते हैं? ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। फिर लास्ट में जाके लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बन गया ई की पावर टी -1/t वे टी इज टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि जब एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो बी माइनस ए बाय एन जो होगा वो जीरो को टेंड करेगा, तो ई की पावर टी -1/t जो है ये टर्म आपकी 1 बन जाएगी। ठीक है, तो ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी माइनस ए -1 आ गया, तो ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी 15। प्रॉपर्टी 15 है एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंटीग्रल हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी, जैसे मैं एक बार आपको बता रहा था, ऐसे बहुत सारे इंटीग्रल हैं जो इंटीग्रेट नहीं हो पाते, उनको हम बोलते हैं
नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस जैसे e की पावर x के dx है, ये इंटीग्रेट नहीं होता। sin x बाय x dx है, ये इंटीग्रेट नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको बोल देना है नॉन इंटीग्रेबल, बट ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा जो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, मतलब उनको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बट हाँ, एस्टिमेशन ऑफ डी में हम क्या करते हैं, अगर मान लो हम उनको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं, तो हम उनकी रेंज बता सकते हैं कि भाई ये जो इंटीग्रल है ये यहाँ से यहाँ के बीच में रहेगा। जैसे e की पावर x के dx जो है, अगर इसकी लिमिट 0 से 1 के बीच में होती है तो ये 0 से e के बीच में रहता है ये इंटीग्रल। तो ये लिमिट हम इसकी रेंज बता सकते हैं इस इंटीग्रल की कि यहाँ से यहाँ रहेगा। वो टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि भाई किसी भी इंटीग्रल की अगर रेंज मुझे निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, उसी टॉपिक को मैंने नाम दे दिया है एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब हम क्या करेंगे, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको एस्टिमेट करेंगे कि उसकी रेंज कहाँ से कहाँ है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी 1 है, उसको बोल देते हैं 15a। तो हमारी जो 15a है उसमें लिखा हुआ है a टू b f ऑफ x dx का जो इंटीग्रल होगा, इसका जो मॉड आएगा ये हमेशा a टू b मॉड ऑफ f ऑफ x dx से कम होगा। काफी कॉमन सेंस वाली बात है। कैसे, मान लो आपके पास जैसे ये x एक्सिस है और आपका फंक्शन कुछ इस टाइप का है, ठीक है, a टू b में। अब वो क्या कह रहा है, a टू b f ऑफ x dx का जो इंटीग्रल है, मान लो ये कुछ वैल्यू आ रही है और ये भी कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है, ऐसे m और n ऐसे मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है m और n। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो क्या वैल्यू आएगी, m माइनस n का मॉड आएगी। क्योंकि जो आपका इंटीग्रल है a टू b वो क्या करेगा, ऊपर वाली वैल्यू को a टू b में यहाँ से यहाँ तक a टू c में वो वाली वैल्यू पॉजिटिव लेगा, c टू b में क्या लेगा, नेगेटिव लेगा, क्योंकि वो नीचे x एक्सिस के। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ जाएगी मॉड ऑफ m माइनस n। बट जो आपकी राइट हैंड साइड आएगी वो क्या करेगी, वो तो फंक्शन का मॉड कह रहा है, तो फंक्शन का मॉड लेने पर क्या होगा, वो ग्राफ ऊपर चला जाएगा पूरा। तो उस केस में वो वाली वैल्यू क्या आएगी, m प्लस n आ जाएगी, आएगी ना। क्योंकि a टू b अगर आप चलोगे मॉड ले लोगे फंक्शन का तो पूरा फंक्शन ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, m प्लस n आ जाएगी। तो देखने पे ही समझ आ रहा है कि जो आपका राइट हैंड साइड है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इसीलिए बड़ा रहेगा क्योंकि a टू b f of x dx जो है वो साइन के साथ एरिया को लेता है, और जो आपने राइट हैंड साइड में लिखा है उसमें क्या किया है कि सारे एरियाज अबव एक्स एक्सिस आ जाएंगे, तो उसको पॉजिटिव करके लेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी, बाकी क्वेश्चंस में इसका यूज देखेंगे। नाउ 15th की बी प्रॉपर्टी जो है, 15th की प्रॉपर्टी बी है, अगर मान लेते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज अ, किसी का माइक खुला हुआ बेटा, नेक्स्ट देखो, हाँ, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a to b, if f of x is a continuous function on closed interval a to b such that range of f of x is from m to capital M, ठीक है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज फ्रॉम स्मॉल m टू कैपिटल M ऑन द क्लोज इंटरवल a टू b। इसका क्या मतलब हो गया, ये ऐसा बोल देते हैं, m टू कैपिटल M बोलने से और भी ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा इसको एक्सप्लेन करने का। मान लेते हैं एक फंक्शन है मेरे पास जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू b के बीच में, ठीक है, कंटिन्यूअस होना उसको जरूरी है। और जो स्मॉल m है वो उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x ऑन क्लोज इंटरवल a टू b। और जो कैपिटल M है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ f of x ऑन क्लोज इंटरवल a टू b। ठीक है, तो स्मॉल m क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू, और कैपिटल M क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनइक्वालिटी के ऊपर, प्रोवाइडेड सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस हों, अब स्मॉल m तो क्या होगा, एक कांस्टेंट लाइन हो जाएगी, और कैपिटल M भी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लाइन हो जाएगी। तो आप अगर आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं तो आप इसके ऊपर इंटीग्रल लगा सकते हो। तो a टू b m dx, a टू b f of x dx, ये कैसे आता है अभी बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ इसको। m dx फ्रॉम a टू b की इंटीग्रल क्यों लगा दिया मैंने, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, m टाइम्स ऑफ b माइनस a is less than equal to a to b f of x dx which is required area is less than equal to m times of b minus a। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी बन गया।
ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या रहा है वो हम समझ लेते हैं। मान लो आपके पास जैसे ये y एक्सिस है हमारा और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और हमारे पास जैसे कोई फंक्शन है a टू b में, तो मान लेते हैं जैसे ये a है हमारा और ये b है, और हमारा कुछ फंक्शन है जो इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। अब इस फंक्शन का a टू b में अगर हम देखें तो जैसे इसमें ना एक मैक्सिमा और एक मिनिमा बना लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे ये अब इसका लोकल मैक्सिमा है तो ये क्या वैल्यू हो गई कैपिटल M, और ये इसका लोकल मिनिमा है, ये इसकी क्या हो गई स्मॉल m। तो वो क्या कह रहा है a टू बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स का क्या मतलब हुआ, a टू बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स का मतलब हो गया कि भाई आप ये वाला एरिया निकालो, ये वाला एरिया आपको निकालना है। a टू बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स का मतलब तो यही हुआ ना कि हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये क्योंकि फंक्शन हमारा कौन सा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो टर्म है ये क्या बता रही है, m इंटू बी माइनस ए क्या होगा, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए हमारे पास, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए जो है वो ये वाले रेक्टेंगल का एरिया है। सोचो एक बार ध्यान से, स्मॉल m इंटू बी माइनस ये वाला तो रेक्टेंगल है, क्योंकि b माइनस ए आपकी ये लेंथ है, ये b माइनस ए है, और स्मॉल m क्या लेंथ है, ये लेंथ है। तो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है टू बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स वो तो स्मॉल m इंटू बी माइनस ए तो बड़ा ही है ना, देखने में समझ आ रहा है, और कैपिटल M इंटू बी माइनस ए से क्या है वो छोटा है, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उससे तो छोटा ही है। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा भाई, अगर आपको ये पता चल गया तो आपको इस इंटीग्रल की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, इस इंटीग्रल की मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। इसको और भी प्रिसाइज किया जा सकता है, जैसे ऐसे भी किया जा सकता है कि भाई कहीं पे हमने ट्राइंगल बना दिया, कहीं पे हमने रेक्टेंगल बना दिया, कहीं पे ट्रेपीजियम बना दिया, वो हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है उसकी मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है, तो हम इस इनइक्वालिटी के ऊपर इंटीग्रल लगा सकते हैं। क्यों इंटीग्रल लगा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए विल बी एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल, कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए विल ऑल्सो बी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और जो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है वो उन दोनों रेक्टेंगल्स के बीच का एरिया होगा, उसकी वैल्यू उन दोनों के बीच में रहेगी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब 15 की जो सी प्रॉपर्टी है, 15 की सी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है कि मेरे पास मान लो तीन फंक्शन है, इफ g ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू h ऑफ x ऑन क्लोज इंटरवल a टू b, ठीक है, सच दैट g f h आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल a टू b। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं देन, इस इनइक्वालिटी के ऊपर भी इंटीग्रल लगा सकते हैं, ये तीन फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस हैं। तो a टू b जी एक्स डी एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू a टू b f ऑफ x dx विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू h x dx का इंटीग्रल फ्रॉम a टू b। ये भी काफी कॉमन सेंस है, कैसे देखो, मान लो आपके पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, तीन फंक्शन है हमारे पास, तो मान लेते हैं ये सबसे छोटा फंक्शन हो गया g, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन हो गया f, और उसके बाद एक और कैसे भी बना सकते हो, नीचे ऊपर कहीं पे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मान लेते हैं ये हमारे पास h ऑफ x है, तो ये मान लेते हैं ये लाइन a है और ये लाइन हमारी b है। तो अब आप ये बताओ a टू b जी एक्स डी एक्स कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक है, a टू b एफ ऑफ एक्स जी एक्स कौन सा एरिया होगा, a टू b एफ ऑफ एक्स जी एक्स ये वाला एरिया हो जाएगा, तो वो वन से तो बड़ा ही हो गया ना, क्योंकि वन के साथ उसमें ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और a टू b एच ऑफ एक्स जी एक्स कौन सा एरिया हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा जो ऊपर तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो देखने पे समझ आ रहा है, अगर हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, जी एक्स डी एक्स कंटिन्यूअस है, एफ एक्स डी एक्स कंटिन्यूअस है, एच एक्स डी एक्स कंटिन्यूअस है, तो ए टू बी इस इनइक्वालिटी के ऊपर हम बहुत इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एरिया के जो भी वैल्यू आएगी उसमें जी एक्स डी एक्स के एरिया का वैल्यू सबसे कम होगा, उससे फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स का एरिया ज्यादा होगा, उससे फिर एच ऑफ एक्स डी एक्स का एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। आज एक एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं, क्योंकि कल मैंने क्लास मिस करी थी, क्योंकि कल मैं छुट्टी पे था, तो आज एक एक्स्ट्रा क्लास है हमारी 3 to 4:30। अगर आप इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड सेशन देखना पड़ेगा इसका। ठीक है, वो हम इससे आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा 13 को जो टेस्ट है उसमें डीआई पूरा आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा आएगा, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें कोर्स खत्म करना है तब तक, तो होपफुली हम आज एक एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं। ठीक है, तो 3 to 4:30 PM डीआई की एक्स्ट्रा क्लास है, उसमें आगे पढ़ाया जाएगा
यहाँ तक आपको मेरे को लग रहा है समझ आ गया होगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो थोड़ा सा रिकैप करके इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास है आपकी, तो प्लीज उसको ज्वाइन करें। जय हनुमान जी करके एग्जिट कर दें सब लोग। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास है आपकी 3 आज ही है वो, टुडे ओनली, 3 PM to 4:30 PM। उसको मैं यहीं पे कैलेंडर में डाल दूंगा, प्लीज अटेंड करें उसको।